Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 10. Okay, we are going to discuss the chapter 10. It is the 10th chapter from the class 7 science book and the name of the chapter is life processes in plants. ठीक है, पौधों में उनका जीवन कैसे होता है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस बुक के, वो सब जेके ऑनलाइन क्लासेस पे उसके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उनका एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल पे जा करके उसे आप सर्च करके देख सकते हैं। बहुत आसान शब्दों में एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया गया है एंड सेम वी विल डू दी फॉर दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10 लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। ओके बच्चों, तो ये क्लास 7 का साइंस बुक से है और आप भी क्लास 7 के ही हो तभी आप इस वीडियो पे लैंड किए हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ओके, डोंट बी रूड टू देम, उनकी भी मदद करो जरूर ताकि वो भी पढ़ाई में अच्छा नंबर ला सके। आगे बढ़ने से पहले अगर जेके ऑनलाइन क्लासेस से ट्यूशन पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन ट्यूशन मैथ और साइंस के लिए, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। ओके, इसके लिए पैसे लगेंगे। इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो। मैं सब पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता हूँ। या फिर बच्चों तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो इस सारा प्रोफाइल का लिंक जो है यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, नहीं तो वेबसाइट पे आपको सारा प्रोफाइल का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द 10th चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 साइंस बुक लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। तो जिनको आता है उनको रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। क्या कहा जा रहा है कि इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो एंड नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। क्लास 6 में हम लोगों ने ये पढ़ा, ये जाना कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जीव जंतु हैं, उन्हें बढ़ने के लिए, ठीक है, वो बढ़ते हैं और उन्हें फूड की जरूरत होती है अपने उनको बढ़ने के लिए। ऑल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। वहीं पिछले चैप्टर में यानी लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स में, ये 9th चैप्टर था जो कि उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे लाइफ प्रोसेस जो है या फिर प्रोसेस जो है, जो एनिमल्स किन प्रोसेस की मदद से एनिमल्स जो है वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। We know that animals eat food to grow, but what about plants? हम लोगों ने ये तो जाना कि जानवर जो हैं वो फूड को ईट करते हैं, खाना को खाते हैं ताकि वो बढ़ सके। लेकिन पौधों के बारे में क्या है, उनको अपना भोजन कैसे मिलता है, वो ग्रो कैसे कर रहे हैं, जो छोटा सा एक बीज था वो बड़ा सा पेड़ कैसे बन जा रहा है। हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स डू? क्या बच्चों तुमने कभी प्लांट्स को, पौधों को जानवरों की तरह खाते हुए देखा है जैसे एनिमल खाते हैं? As animals grow, their size and weight usually increase. तो जैसे जैसे सजीव जो है, एनिमल्स जो है वो बढ़ते हैं तो उनका साइज, आकार भी बढ़ता है और उनका वजन भी बढ़ता है। एंड देयर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस, और उनका शरीर जो है बहुत सारे चेंजेस से होते हुए गुजरता है। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द प्लांट्स व्हेन दे ग्रो? ये तो प्लांट्स में और कौन से चेंजेस दिखते हैं जब वो बढ़ते हैं? We learned that food provide nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. सॉरी, हम लोगों ने जाना कि फूड जो है वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, विच अलोंग विथ वाटर आर ऑल एसेंशियल फॉर ग्रोथ, जो कि पानी के साथ में सबके सब एसेंशियल है ग्रोथ के लिए। लेट अस एक्सप्लोर हाउ प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो अब हम लोग और जानेंगे कि कैसे प्लांट्स को उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है ताकि वो बढ़ सके। ये देख लो यहाँ फिगर में, इतना बड़ा पेड़ है कि इस फिगर में, इस जगह पे, इस स्क्रीन पे नहीं हट पा रहा है। इतना बड़ा पेड़ यहाँ पे इस बुक में बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन बुक में हटा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन में पीडीएफ में जो है उसमें नहीं हट पा रहा है। ऑलराइट, तो हमारा पहला पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे वो क्या है कि हाउ डू प्लांट्स ग्रो। ठीक है, प्लांट्स कैसे बढ़ते हैं, हाउ डू प्लांट्स ग्रो। लुक अराउंड योर नेबरहुड, अपने अड़ोस पड़ोस में देखो बच्चों। हैव यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन अ प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन? क्या तुमने किसी भी प्लांट में कोई चेंजेस दिखे हैं उसके लाइफ स्पैन में? ठीक है, लाइफ स्पैन कहने का मतलब कि उसको छोटे सा बीज से लेकर के बड़ा होने तक में। As a plant grows, new leaves and branches emerges. Its height increases. जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो उसमें नए नए पत्ते निकलते हैं, उसमें ब्रांचेस, शाखाएं जो है उसकी वो भी बहुत सारे निकलते हैं। इट्स हाइट इंक्रीजेस, उनका ऊंचाई जो है वो बढ़ता है। एंड इट्स स्टेम थिकन्स, और उसका जो तना है वो मोटा होता चला जाता है। ठीक है, पहले क्या है, मान लो कि एक बीज था तो फिर एक छोटा सा पौधा बनेगा, ये फिर क्या बड़ा सा पेड़ बनेगा, तो उसका स्टेम भी बड़ा होता चला जाता है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस भी निकलते चले जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ लीव्स जो है वो भी बढ़ते चले जाते हैं, फिर उसमें फ्लावर्स भी आने लग जाते हैं। ये सब क्या अलग अलग चेंजेस जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलते रहते हैं जैसे जैसे उनमें ग्रोथ होते रहता है।
व्हाट डू यू थिंक कॉजेज दिस चेंजेस? तुम्हें क्या लगता है कि ये सारे बदलाव होने का कारण क्या है? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन एज वेल। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो इसको और अपना एक्सप्लेनेशन भी देने का कोशिश करना। राइट, फर्दर अब यहाँ पे 4 बच्चे हैं जो अपना इमेजिनेशन से लगा रहे हैं। क्या कि व्हेन वी वाटर प्लांट्स रेगुलरली दे ग्रो बेटर। जब हम लोग पानी देते हैं पौधों को रेगुलरली, मतलब हर समय पे, तो वो अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। सो आई थिंक वाटर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इट्स ग्रोथ। तो इसको लगता है, इन्हें लगता है कि पानी जो है वो भी प्लांट्स के ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब पानी की मदद से भी पौधे जो है वो बढ़ते हैं। मे बी प्लांट्स टेक अप फूड फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। अब ये बच्ची क्या कह रही है यहाँ पे कि हो सकता है कि प्लांट्स जो है वो अपने सॉइल से फूड को टेक करते हैं अपने रूट्स की मदद से। ठीक है, अब एक और बच्ची जो कह रही है, आई थिंक सनलाइट प्लेज सम रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मुझे लगता है कि सनलाइट यानी सूरज की किरणें जो हैं वो कुछ रोल प्ले करती है प्लांट के ग्रोथ में। अब वहीं पे चौथा बच्चा है, आई थिंक मे बी डैश प्ले सम रोल। अब ये डैश बच्चों आपके लिए है। देखो, वाटर यहाँ पे हो गया, सॉइल से मिनरल्स, फूड यहाँ पे हो गया, सनलाइट यहाँ पे हो गया। अब एक और गैस है जिसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि CO2। ठीक है, गैस है जिसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि CO2 प्ले सम रोल फॉर द ग्रोथ। फर्दर लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट सम ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे इन एक्सप्लेनेशंस को टेस्ट करने के लिए। किन एक्सप्लेनेशंस को? तो यहाँ पे वाटर के रिगार्डिंग, सॉइल के रिगार्डिंग, सनलाइट के रिगार्डिंग, और ये फिल इन दी ब्लैंक्स में अगर एक्स्ट्रा इसमें एक्सपेरिमेंट है तो उसको भी। तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना। वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। एनसीईआरटी क्या है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसमें क्वेश्चन राइज किए जाते हैं ताकि आपके अंदर भी क्वेश्चन पूछने की क्षमता जाग सके। आप भी क्वेश्चन अगर पूछ पाओगे बढ़िया तरीके से तो आप उसको समझने की कोशिश करोगे बढ़िया तरीके से। तो एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से रहता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अब एक्टिविटी की मदद से यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन को टेस्ट किया जा रहा है। तो पहले क्या है एक्टिविटी? लेट अस टेस्ट सम एक्सप्लेनेशन। पहला पॉइंट क्या है कि टेक 3 अर्दन पॉट्स, 3 मिट्टी के बर्तन गमले ले लो, और यूज्ड बॉटल्स कंटेनर्स, अब क्या फिर कुछ भी इस्तेमाल किए हुए बॉटल या फिर कंटेनर्स ऑफ द सेम साइज फिल्ड विद गार्डन सॉइल, जिसमें मिट्टी भरी हुई हो। प्लांट सैपलिंग्स ऑफ सिमिलर साइजेस ऑफ फास्ट ग्रोइंग प्लांट लाइक चिली और टोमेटो इन ईच पॉट। ठीक है, अब क्या करना है कि छोटे छोटे पौधे लगाने उसमें, वो ऐसे पौधे जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जैसे चिली हो गया, मिर्ची का पौधा हो गया, या फिर टोमेटो यानी टमाटर का पौधा हो गया। लेबल दी पॉट्स A, B एंड C। इन तीनों गमलों को A, B और C मेजर लेबल कर देना इस तरीके से, जैसे आप फिगर में देख सकते हो A, B और C लेबल किया हुआ है। काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच सैपलिंग एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अभी क्या है, तो अभी सैपलिंग से सब छोटे छोटे पौधे हैं, तो उनमें कितने, ठीक है, तो उनमें कितने अभी पौधे में, उन पौधों में कितने लीव्स हैं। जैसे मान लो कि इसमें 3 है, इसमें 5 होगा, इसमें 6 मान लो। ठीक है, तो कितने लीव्स हैं इसमें उसको काउंट करके लिख लेना रहेगा। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना है। Place pot A in direct sunlight. Keep the soil in this pot slightly moist by adding an adequate amount of water every day. ठीक है, तो पॉट ए जो है इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, मतलब जहाँ पे सूरज की धूप डायरेक्ट आए उसको। ठीक है, और उसको हम उसकी मिट्टी को हमेशा नमी रखना है, उसको मिट्टी को हमेशा कुछ ना कुछ पानी देते रहना उसमें। ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे, कुछ ना कुछ मात्रा में पानी देते रहना उसे। प्लेस पॉट बी इन डायरेक्ट सनलाइट विदाउट एडिंग वाटर टू द सॉइल। और पॉट बी को भी डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, तो 3 पॉट है ना, पॉट ए केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट विद वाटर, पॉट बी केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट विदाउट वाटर, और पॉट सी के रिगार्डिंग क्या, तो पॉट सी केप्ट इन डार्क विथ वाटर। पॉट सी को डार्क में रखना है लेकिन उसमें पानी देते रहना है उसको। ठीक है, तो तीनों पॉट के लिए अलग अलग कंडीशन है यहाँ पे। फर्दर प्लेस पॉट सी इन द डार्क। पॉट सी को, जो तीसरा वर्धन पॉट था, उसको अंधेरे में रखना है। कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। नहीं, सॉइल को, जो पॉट में जो सॉइल है उसको मॉइस्ट रखना है, उसमें नमी बरकरार रखना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, सही मात्रा में पानी उसमें रोज दे करके। ऑब्जर्व द प्लांट्स फॉर 2 वीक्स एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन देयर हाइट। ठीक है, अब 2 सप्ताह तक, ये एक्सपेरिमेंट जो है थोड़ा लंबा चलने वाला है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट है, तो 2 सप्ताह तक, 2 वीक्स तक इस प्लांट्स को, पॉट्स को ऑब्जर्व करना है, और उसके हाइट में चेंजेस में जो है उसको रिकॉर्ड करना है। नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, उसमें उसके पत्तों में कितनी इंक्रीमेंट हुआ है या कितना घट गया है वो लिखना है। कलर ऑफ लीव्स, पत्तों के रंग में क्या अंतर देखने को मिल रहा है वो लिखना है। एंड एनी अदर चेंजेस डेट में अपीयर, या फिर और कोई दूसरा चेंजेस भी अगर दिखता है तो उसको भी रिकॉर्ड करना है। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1। अब ये टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है जैसे, ठीक है, इसी टेबल में आपको वो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने रहेंगे। इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड वाटर ऑन प्लांट ग्रोथ। ठीक है, सनलाइट यानी सूरज की किरणों का क्या असर रहा
पानी का क्या असर रहा प्लांट के ग्रोथ पे, ठीक है। तो अवेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड वाटर रहा कि नहीं रहा, हाइट ऑफ प्लांट डे 1 और आफ्टर 2 वीक्स कितना हुआ, नंबर ऑफ लीव्स डे 1 और आफ्टर 2 वीक्स कितना हो गया, एंड कलर ऑफ लीव्स ग्रीन रहा या फिर येलो हो गया। तो इसी को इस टेबल में मेंटेन करना रहेगा। What differences did you observe between the plants in the three pots? देखो तो अंतर क्या क्या दिखेगा इन तीनों पॉट्स के बीच में। Which pot has the plant with the maximum growth? किस प्लांट में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। Which pot has the plant with the least growth? और किस प्लांट में सबसे कम ग्रोथ देखने को मिला। Analyze the observations recorded in table 10.1। अब वो जो टेबल 10.1 को फिलअप करोगे तो उसमें ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज भी करना रहेगा। एंड डिस्कस देम विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स, ठीक है। अपने टीचर और दोस्तों के साथ उसको डिस्कस भी करना रहेगा। You are likely to find that the plant in pot A kept in direct sunlight with adequate water grows better than the plant in pot C। ठीक, तो ये देख करके तुमको अच्छा लगेगा, तुमको ये पता चलेगा कि पॉट ए में जो प्लांट था जो कि डायरेक्ट सनलाइट में था और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर उसे मिल रहा था, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है इन कंपैरिजन टू दैट प्लांट विच वाज इन पॉट सी। ठीक है, पॉट ए में जो प्लांट था जो कि डायरेक्ट सनलाइट में था उसे रेगुलर वाटर भी मिल रहा था, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो प्लांट पॉट सी के प्लांट की तुलना में अच्छी तरीके से बढ़ा है। विच गेट्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर बट नो सनलाइट। ठीक है, पॉट सी से कंपेयर क्यों किया जा रहा है कि उसे वाटर तो मिल रहा था सही मात्रा में लेकिन सनलाइट उसे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। द प्लांट इन पॉट बी मे हैव डाइड एज इट डिड नॉट गेट वाटर इवन दो इट रिसीव्ड एडिक्वेट सनलाइट। वहीं प्लांट बी में जो पॉट बी में जो प्लांट था वो मर भी गया होगा। ये एक्सपेरिमेंट के 2 सप्ताह तक करना है एक्सपेरिमेंट को। तो एक्सपेरिमेंट के एंड में क्या है कि पॉट बी में जो प्लांट है वो शायद डेड भी हो गया होगा, वो इसलिए क्योंकि उसको ना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिला, सनलाइट तो मिल ही रहा था लेकिन उसे वाटर बिल्कुल नहीं मिला। What do you infer from the observations made in this activity? तुम जो एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशंस हैं उससे क्या निष्कर्ष निकालते हो। The results indicate that plants require both sunlight and water for their growth। ओके, तो रिजल्ट से यही पता चलता है कि प्लांट को दोनों चीजों की जरूरत है। किसे किन दो चीजों की, तो सनलाइट की भी और वाटर की। ओके, प्लांट्स को सनलाइट की भी जरूरत है एंड वाटर की भी जरूरत है। ठीक है, और सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि सॉइल में ही तो उस प्लांट को प्लांट करोगे। ओके, अब एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग क्या है कि दिस एक्सपेरिमेंट विल नीड 2 वीक्स। इस एक्सपेरिमेंट में 2 सप्ताह समय लग जाएगा। सो टीचर्स कैन प्लान दिस एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। तो टीचर्स है आपके स्कूल की जो टीचर्स है उसको सही तरीके से अकॉर्डिंगली इसको प्लान करेंगे। ओके, फैसिनेटिंग फैक्ट्स यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य दिए हुए। क्या है ये, तो फल कुसुम संपदुचता रोपणतो भवती केवलानन्यतः। ठीक, संस्कृत का ये श्लोक है कुछ, थोड़ा बहुत पढ़ने आता है, शायद गलत भी पढ़ा होगा मैंने लेकिन यही ये पढ़ा गया। तो ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मेयरली बिकॉज दे आर प्लांटेड। पेड़ जो है वो सिर्फ फल और फूल सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं कि इसलिए कि उनको बस प्लांट कर दिया गया, उनको बस लगा दिया गया। दिस लाइन इज फ्रॉम एन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट नेम्ड वृक्ष आयुर्वेदा। ये लाइन जो है एक पौराणिक भारतीय टेक्स्ट से लिया गया है जिसे वृक्ष आयुर्वेदा कहा जाता है। It records useful observations about plant growth, soil and agricultural practices to help improve crop health। ठीक है, इसमें जो है ये जो वृक्ष आयुर्वेदा है इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिखे गए हैं प्लांट के ग्रोथ के रिलेटेड में कि प्लांट जो है वो कैसे बढ़ते हैं उसके रिलेटेड में, सॉइल के रिगार्डिंग में, मिट्टी के रिगार्डिंग में, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अलग अलग खेती बाड़ी के जो भी उपयोग किए जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग में, ताकि क्रॉप का हेल्थ जो है, जो फसल का स्वास्थ्य है वो बढ़िया रह सके, उनका ग्रोथ अच्छा हो और प्रोडक्शन जो है वो बढ़िया से हो सके। The knowledge in the text seems to be based on practical experiences। अब ये जो वृक्ष आयुर्वेदा किताब है इसमें जितनी भी चीजें लिखी गई हैं सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लिखी गई हैं ऐसा माना जाता है। एंड पैटर्न्स सीन ओवर टाइम, और जितने भी समय के साथ बदलाव आते रहा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में या फिर हॉर्टिकल्चर में, फिर प्लांट के ग्रोथ में जो भी साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, तो ये सब समय के साथ भी देखने को मिला है उसमें। These ideas were then systematically documented to guide farming practices। अब ये आइडियाज जो हैं जो वृक्ष आयुर्वेदा में लिखे गए हैं तो ये किसानों को जो भी खेती बाड़ी करने के लिए काम करते थे तो उनको सही तरीके से खेती बाड़ी कर सकें, तो ये सब आइडियाज जो उसमें लिखा जाता था ताकि क्रॉप का हेल्थ, ग्रोथ और प्रोडक्शन जो है बढ़िया रह सके। फॉर इंस्टांस देयर आर रेफरेंसेस टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपरेशन। नहीं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि उसमें बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से मैन्योर बनाने का, such as mixing water, barley and various seeds like green, black and horse grains grams। ओके, तो जैसे हो गया कि मिलाना पानी में बार्ली को, अलग अलग बीजों को, फिर ये ब्लैक और हॉर्स ग्राम्स को मिला देना। Alright, so this was the some in one important point, fascinating fact। And in the first point we have studied how do plants grow। ठीक है, तो for the growth of the plants sunlight and water is the most important part।
ठीक है। एंड प्लांट्स विच इज प्लांटेड इन सॉइल, तो सॉइल तो क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगा ही रहेगा। सो दिस वाज इन दी फॉर द प्लांट ग्रोथ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू रीड इज हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स को उनका फूड कैसे मिलता है उनके ग्रोथ के लिए, उनके ग्रोथ यानी उनके बढ़ने के लिए। सो वी नो दैट एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग ये जानते हैं कि एनिमल्स को उनका भोजन मिलता है प्लांट से, इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स। चाहे वो डायरेक्टली वो प्लांट्स को ईट करके खा करके या फिर इनडायरेक्टली दूसरे जानवरों को खा करके। दैट इन टर्न ईट प्लांट्स, ठीक है, वो दूसरे जानवर भी क्या है तो पौधों को खाते हैं। फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए और अपने बढ़ने के लिए। बट हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द फूड, लेकिन प्लांट्स जो है वो भोजन को कैसे पाते हैं। दे नीड टू ग्रो, ठीक है, जो प्लांट्स बढ़ते हैं तो उनको बढ़ने के लिए जो फूड मिल रहा है वो उनको कैसे मिल रहा है। अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स डू नॉट ईट फूड, ठीक, जानवरों की तरह पौधे जो है वो भोजन खाते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पिछला चैप्टर में जैसे पढ़ा कि हम लोग माउथ में फूड को टेक करते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं, फिर वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आता है, फिर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो एनएस के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है कि वो फूड को च्यू कर रहे हैं, ठीक है। इनको ग्रोथ के लिए सनलाइट, वाटर जरूरी है, और इनको सॉइल में भी प्लांट करना पड़ेगा, ये सब भी जरूरी है। लेकिन ये फूड कैसे मिल रहा है इन्हें, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो द पॉइंट विच विल डिस्कस नाउ इज 10.2.1 दैट इज लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, पत्ते जो कि प्लांट्स के फूड फैक्ट्रीज कहलाते हैं। प्लांट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट्स जो है वो फूड को स्टोर करके रखते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। स्टार्च क्या हुआ, तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, तो उसके फॉर्म में प्लांट्स जो है फूड को स्टोर करके रखते हैं। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट विच बाय डिजाइन आर जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट। तो ये स्टार्च जो है प्रोड्यूस होता है पत्तों में, पौधों के, जो कि डिजाइन के से देखा जाए तो वो क्या ब्रॉड और फ्लैट होते हैं। ब्रॉड मतलब पत्ते जो वो चौड़े भी होते हैं और फ्लैट भी होते हैं। कई पत्ते जो होते हैं नुकीले भी रहेंगे, ठीक है, पतले पत्ते, पतले पत्ते भी होते हैं बच्चों, अलग अलग पत्ते तुम लोगों ने देखा होगा। और तो उसी तरीके से कुछ पत्ते जो होते हैं कुछ ज्यादा चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, वही कुछ जो है वो सिर्फ पॉइंटेड होता है। These are mostly green because of the presence of green pigment called chlorophyll. अब पत्ते जो है ग्रीन होते हैं, इसका कारण ये है कि उनमें ग्रीन पिगमेंट, हरे रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक नया टर्म आ रहा है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल को ध्यान रखना है, क्या ये कि ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से पौधों के पत्ते जो है, लीव्स जो है वो ग्रीन कलर आता है उनमें। दैट हेल्प्स इन कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली, और ये क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को कैप्चर करने में मदद भी करता है। लेट अस फाइंड आउट द रोल क्लोरोफिल प्लेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। तो हम लोग क्लोरोफिल का जो रोल है वो क्या काम करता है, वो फूड के प्रिपरेशन में, प्लांट्स के स्टार्च फॉर्मेशन में। ओके, तो अब एक्टिविटी की मदद से हम लोग उसको जानेंगे। एक्टिविटी 10.2, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी आ रहा है कि लेट अस चेक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी की मदद से हम लोग जानेंगे कि कैसे फूड प्रिपेयर हो रहा है। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, टीचर जो है इस एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ओके, तो एक्टिविटी क्या है, कीप अ लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स टू सॉफ्टन इट। एक पत्ते को रखना है खौलते हुए पानी में 5 मिनट तक कम से कम, ताकि वो नरम हो सके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कैसे टेस्ट ट्यूब में पत्ते को खौलाया गया अच्छे तरीके से। डिप दिस लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल, अब इस लीफ को जो कि सॉफ्ट हो चुका है उसे एक टेस्ट ट्यूब में रखना है जिसमें अल्कोहल भी है। फर्दर प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो अब इस टेस्ट ट्यूब को पहले तो अल्कोहल में रखा गया, लीफ को पहले उस लीफ को बॉयल किया गया 5 मिनट तक के लिए ताकि वो सॉफ्ट हो सके। फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया जिसमें अल्कोहल है, और फिर इस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रखा गया खौलते हुए पानी में। वेट अंटिल द लीफ बिकम्स कलरलेस, ठीक है, और तब तक इंतजार करना है कि जब तक वो पत्ता है, वो जो लीफ है, उसका रंग पूरी तरीके से गायब ना हो जाए। ओके, तो सेटअप यहाँ पे देख सकते हो, बॉइलिंग सेटअप। बॉइलिंग सेटअप क्या है, तो टेस्ट ट्यूब में पहले लीफ को रखा गया है, उसको अल्कोहल में रखा गया है, फिर उसको बॉइलिंग वाटर में फिर से रखा गया है। ओके, वाटर, अल्कोहल, लीफ, वायर गॉस के ऊपर उसको रखा गया है और नीचे से स्पिरिट लैंप चलाया गया है। अब इसी में क्या करेंगे हम लोग, तो आयोडीन टेस्ट, ठीक है। आयोडीन टेस्ट क्या होता है कि उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन का टेस्ट से पता चल जाता है। टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन अ प्लेट, टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन अ प्लेट, लीफ को निकाल लेना, उसको एक प्लेट पे रख देना रहेगा, ठीक है। प्लेट वही छोटा सा जो प्लेट होता है केमिस्ट्री के लैब में देखने को जो मिलता है बच्चों, उसको उसी में लीफ को रखना रहेगा। नाउ
Put a few drops of diluted iodine solution with the help of a dropper on the decolorized leaf. ठीक है, तो few drops यानी कुछ बूंदे जो है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉपर की मदद से उसमें डालना रहेगा, ताकि जिस उस पत्ते को जिसका रंग पूरा उड़ चुका है, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व, कुछ मिनट के लिए इंतजार करो और फिर उसको ऑब्जर्व करना, उसमें ध्यान देना क्या रहेगा। तो वो इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, अगर उस लीफ का कलर जो है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जा रहा है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर पत्ते का रंग जो है वो ब्लू ब्लैक कलर हो जा रहा है, तो इससे यही पता चल रहा है कि उसमें स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट रखना है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय, क्या कि अल्कोहल शुड नेवर बी प्लेस्ड नियर अ हीट सोर्स डायरेक्टली। ठीक है, जो अल्कोहल का यूज किया गया है जिसमें उस लीफ को रखा गया है, तो वो हीट सोर्स के नजदीक नहीं लाना चाहिए उसे। ठीक है, उसको अल्कोहल को हीट सोर्स से दूर रखना है, as it is highly inflammable and can easily lead to fire and burns। ठीक है, वो अल्कोहल क्या होता है कि बहुत आसानी से बहुत जल्दी उसमें आग पकड़ लेता है, तो इसलिए वो नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए आग लगने वाली जगह पे उसको ज्यादा नजदीक नहीं ले जाना रहेगा। ओके, तो अभी के टर्म है डीप डाइवर की गहराई में उतरते हैं, कुछ क्या है इसके रिगार्डिंग। डिड यू वंडर व्हाई वी डीकलराइज द लीफ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्टिविटी। क्या तुम ये सोचे कि हम लोगों ने उस पत्ते को रंग को क्यों झाड़ा, ठीक, उसे डीकलराइज क्यों किया शुरुआत में, एक्टिविटी के शुरुआत। डीकलराइजेशन ऑफ अ लीफ इनेबल्स अस टू इजीली ऑब्जर्व कलर चेंज। उस लीफ का जो डीकलराइजेशन है वो इनेबल करता है आसानी से ऑब्जर्व करने के लिए चेंज एंड दस द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और इससे उसमें स्टार्च का प्रेजेंस को हम लोग पता कर सकते हैं। फर्दर इन एक्टिविटी 10.1, जो भी एक्टिविटी हम लोगों ने परफॉर्म किया, वी हैव लर्नड दैट वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इससे हम लोग ये जानते हैं कि पानी और सनलाइट जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इन एक्टिविटी 10.2, अब एक्टिविटी 10.2 में वी हैव डिस्कवर्ड दैट ग्रीन लीव्स स्टोर स्टार्च एज फूड। ये तो पहला वाला एक्टिविटी जिसमें हम लोगों ने 3 पॉट रखा था, तीनों पॉट को एक सनलाइट में रखा था वाटर के साथ में, दूसरे को सनलाइट में रखा था बिना वाटर के, तीसरे को डार्क रूम में रखा था सिर्फ वाटर, और लेकिन सिर्फ वाटर के साथ में। तो एक्टिविटी 1 था जिससे हम लोगों ने सनलाइट और वाटर का एसेंशियल पता किया प्लांट के ग्रोथ के लिए। दूसरे वाले में हम लोगों ने क्या देखा कि स्टार्च का फॉर्मेशन एज अ फूड कैसे हो रहा है लीफ में। भास्कर लव्स गार्डनिंग ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। भास्कर क्या है, एक बच्चा है जो कि अपने खाली समय में बागवानी करने का शौक रख रहा है। बीइंग द क्यूरियस स्टूडेंट, एक बहुत ही जिज्ञासु स्टूडेंट होने के नाते, ही ऑफन लुक्स अराउंड हिज गार्डन, वो अपने आसपास बगीचे के आसपास में भी ध्यान रखता है। एंड वंडर्स हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, ये अपने बगीचे के आसपास भी वो ध्यान रखता है और ये भी सोचता है कि प्लांट जो है वो अपने भोजन को कैसे तैयार कर रहा है। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव के आधार पे, भास्कर नोज दैट वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो भास्कर जानता है कि पानी और सनलाइट जो है वो प्लांट को बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। बट ही वंडर्स इफ सनलाइट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। लेकिन वो इस बात को लेके चौंकता है कि सनलाइट जो है कि वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है फूड के प्रोडक्शन में, जो कि स्टार्च का रूप ले ले रहा है बाद में। तो यहीं पे भास्कर सोच रहा है कि हाउ डज सनलाइट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। ये सनलाइट जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टार्च के प्रोडक्शन में प्लांट्स में। नहीं, तो अब स्टार्च क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, सब जीके के टर्म से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको इस तरीके से भी याद रखना है कि स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच एक्ट एज अ फूड इन द प्लांट्स एंड इवन इन एनिमल्स आल्सो। ओके, तो अब इसके लिए एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी 10.3, लेट अस चेक क्या है ये, कि भास्कर took a leaf having both green and non-green patches from each of two similar potted plants। ठीक है, भास्कर ने पत्ते लिए हरे रंग के और जो हरे नहीं है, ठीक है, दोनों पॉट में से, 2 सिमिलर पॉट्स में से। लेकिन दोनों पॉट्स में क्या अंतर है कि एक में हरे पत्ते हैं, दूसरे में हरे पत्ते नहीं है। वन केप्ट इन सनलाइट एंड द अदर केप्ट इन द डार्क फॉर 36 आवर्स। एक जो है तो सनलाइट में था और दूसरा जो है वो अंधेरे में रखा गया था, लेकिन 36 आवर्स के लिए। ही वांटेड टू कंपेयर द लीव्स बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। तो वो कंपेयर करना चाहता था पत्तों को स्टार्च टेस्ट से पहले कैसे दिखते हैं वो, और वो बाद में कैसे दिख रहे हैं। He made a sketch of the leaves to record the location of the green and the non-green patches on them।
अब उन्होंने भास्कर ने क्या किया, तो एक स्केच बनाया उसने उस लीव्स का, ठीक है। उस लीव से क्या कि जहां जहां पहले से ही ग्रीन लोकेशन था, ठीक है, फिर जहां जहां पहले से नॉन ग्रीन पैचेस अगर बने हुए थे, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेसिंग पेपर, तो उसने स्केच बनाया ट्रेसिंग पेपर की मदद से, ताकि पत्ते में जहां जहां ग्रीन लोकेशन डार्क भी होता है, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे डार्क ग्रीन लोकेशन जो वो कम हो गया था, तो उसको क्या किया उसने, ट्रेसिंग पेपर की मदद से एक स्केच बनाया। आफ्टर दैट, उसके बाद ही परफॉर्म्ड एन आयोडीन टेस्ट, ठीक है, उसके बाद उसने दोनों पत्तों पे आयोडीन टेस्ट भी किया, एज शोन इन एक्टिविटी 10.2, और सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने एक्टिविटी 10.2 में परफॉर्म किया था आयोडीन टेस्ट, उसमें स्टार्च के प्रेजेंस के लिए। तो ऑन द लीव्स भास्कर रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2, भास्कर ने टेबल 10.2 में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि भास्कर ने अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया है। तो टेबल 10.2, इट शोज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, तो इसमें ग्रीन पार्ट भी होता है और नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है, तो किसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा है, किसमें स्टार्च की मात्रा कम है। तो ग्रीन प्लांट लिया गया था कि प्लांट केप्ट इन सनलाइट, तो वो प्लांट्स में से जो कि सनलाइट में रखा गया था, तो वो ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑन द लीफ, सनलाइट में होने के बावजूद भी इसके कई ऐसे पत्ते थे जिसमें ग्रीन और ग्रीन पैचेस बने हुए थे। इस पे जब आयोडीन टेस्ट किया गया, तो इसका ग्रीन पैच जो था वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। ठीक है, वही दूसरा पार्ट क्या है कि प्लांट केप्ट इन दी डार्क, कि प्लांट जो है डार्क में रखा गया था, तो उस पर भी ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस बने हुए थे, तो उस पर जब आयोडीन टेस्ट किया गया तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, कोई भी कलर चेंज उसमें नहीं पता चला, यानी आयोडीन टेस्ट में उसका ब्लू ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं दिखा। फर्दर इन टेबल 10.2 भास्कर रिकॉर्डेड अ ब्लू ब्लैक कलर, टेबल 10.2 ने 10.2 में भास्कर ने क्या किया है, तो ब्लू ब्लैक कलर को रिकॉर्ड किया है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जिससे ये पता चल रहा है कि उसमें स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट है। ऑन द ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट, ठीक है, तो उस प्लांट से जो कि सनलाइट में रखा गया था, तो उसमें उसके लीफ जो था उसमें जहां जहां ग्रीन पैचेस थे, तो उससे जो है वो ग्रीन पैचेस से ब्लू ब्लैक कलर वहां पे पता चलते हैं। Bhaskar also recorded that the leaf obtained from the plant kept in the dark does not show a blue black color. भास्कर ने ये भी रिकॉर्ड किया उसमें कि जो लीफ उसने डार्क रूम में रखे गए प्लांट से लिया था, उसमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं देखने को मिला। इवन ऑन द ग्रीन पैचेस, ठीक है, यहां तक कि उसके जो ग्रीन पैचेस वहां पे बने हुए थे उस पर भी ब्लू ब्लैक कलर देखने को नहीं मिला, इंडिकेटिंग दैट नो स्टार्च हैज बीन प्रोड्यूस्ड। इससे यही पता चलता है कि कोई भी स्टार्च जो है वो नहीं प्रोड्यूस, कोई भी स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। No green patches of the leaf obtained from the plant placed in sunlight. So no green patches of the leaf obtained from the plant placed in sunlight do not turn blue black. अब इसको डायग्राम की मदद से समझो। देखिए ये बच्चों, ये जो जहां पे ग्रीन पैचेस नहीं है, ठीक है, ये प्लांट ये लीफ कहाँ से है, उस पौधे में से जो कि सनलाइट में रखा हुआ था, लेकिन इसमें भी ऐसे कई लोकेशन थे जहाँ पे ग्रीन पैचेस नहीं थे, नहीं, तो इस पे भी जब आयोडीन टेस्ट किया गया तो वहां पे भी ब्लू ब्लैक कलर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये सब का कारण क्या है कि वहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो वही है, नॉन ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लेस प्लांट प्लेस इन सनलाइट डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक नहीं हुआ वो नॉन ग्रीन पैचेस। Does it indicate that there is no chlorophyll present in those patches? तो इससे क्या यही पता चलता है कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। The non-green patches may not have sufficient chlorophyll to prepare enough starch to be detected using the iodine test. अब वो जो नॉन ग्रीन पैचेस जो हैं उसमें हो सकता है कि एनफ मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में क्लोरोफिल नहीं हो, जिससे वो जो स्टार्च हो सके वहां पे और आयोडीन टेस्ट में उसकी जानकारी मिल सके हमें। ऑलराइट, फैसिनेटिंग फैक्ट्स, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, कुछ रोचक तथ्य दिया हुआ है। क्या कह रहा है ये कि सम प्लांट लीव्स अपीयर रेड, वायलेट और ब्राउन बिकॉज दे कंटेन मोर ऑफ दीज कलर्ड पिगमेंट्स। कुछ प्लांट्स जो हैं वो रेड भी दिखते हैं, वायलेट भी दिखते हैं, ब्राउन भी दिखते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये जो कलर्ड पिगमेंट्स हैं जो अलग अलग रंग के दिखने का कारण है, तो वो जो रंग के पिगमेंट उसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं देन द ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल। ठीक है, नॉर्मली ग्रीन कलर क्लोरोफिल तो रहेंगे ही, तो उससे अलग मात्रा में, ज्यादा मात्रा में ये बाकी के कलर पिगमेंट जो है उसमें देखने को मिलता है। दिस हाइड्स द ग्रीन कलर, जिसकी वजह से उसका हरा रंग जो है वो छुप जाता है। सम ऑफ दीज पिगमेंट्स ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, इसके जो कुछ पिगमेंट्स हैं तो फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं। You can use an iodine test to check for the presence of starch in these leaves. ये तो तुम आयोडीन टेस्ट कर सकते हो इन लीव्स में भी स्टार्च का प्रेजेंस को चेक करने के लिए, इंडिकेटिंग दैट फोटोसिंथेसिस हैड इंडीड टेकन प्लेस। देखो, तो अब अगर स्टार्च का प्रेजेंट रहेगा इसमें तो इससे यही पता चलेगा कि इसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो हुआ है। अलग अलग रंग के भी पत्ते देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी क्लोरोफिल की मात्रा से ज्यादा मात्रा में दूसरे कलर के पिगमेंट रहते हैं उसमें। फर्दर
व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन लिस्टेड इन टेबल 10.2? तो 10.2 जो कि भास्कर ने जो टेबल बनाया था यहाँ पे, ये जो टेबल 10.2 है, इसे तुम क्या निष्कर्ष निकालते हो बच्चों? As we know, leaves are mostly green because of the presence of chlorophyll. हम लोग जैसे कि जानते हैं कि पत्ते जो हैं वो अधिकतर ग्रीन होते हैं, इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल की मात्रा होने की वजह से. We have also seen that starch is produced where green patches of the leaf are present. ये तो हम लोगों ने ये भी देखा कि स्टार्च वहीं बन रहा है जहां पे ग्रीन पैचेस हैं लीफ के. ठीक है, लीफ में जहां जहां ज्यादा ग्रीन पैचेस हैं तो स्टार्च का ही प्रोडक्शन वहां पे ही सबसे ज्यादा हो रहा है. We can infer that chlorophyll helps in preparing starch in the presence of sunlight. तो इससे हम लोग यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो स्टार्च प्रिपेयर करने में मदद करता है, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में. ठीक है, सनलाइट भी होना चाहिए वहां पे. इनफैक्ट इट इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च. तो क्लोरोफिल जो है वो एसेंशियल भी रहेगा स्टार्च के प्रिपरेशन के लिए. Hence the leaves are also called food factories of plants. तो इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है. What else is essential for the preparation of food in plants? ये तो और क्या जरूरी चीजें हो सकती हैं फूड के प्रिपरेशन के लिए प्लांट्स में? Let us find out. तो अब यही हम लोग जानेंगे. अभी हम लोगों ने क्या क्या जाना कि ग्रोथ के लिए सनलाइट और वाटर जरूरी है. ठीक है, फिर क्लोरोफिल भी जरूरी है लीफ में, जो तो फूड फैक्ट्री कहा जा रहा है उसे, तो उसमें क्लोरोफिल भी जरूरी है. अब हम लोग जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड. ठीक है, हवा का रोल क्या है फूड के प्रिपरेशन में? हमारा अगला पॉइंट कि रोल ऑफ एयर, हवा का रोल क्या है फूड के प्रिपरेशन में इन दी प्लांट्स, पौधों में. While reading contributions of scientists in plant nutrition, my sister told me that air plays a role in the process of food preparation in plants. तो कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के योगदान को पढ़ते समय में इसकी बहन ने, आई थिंक भास्कर ही है यहाँ पे, उसकी बहन ने ये जाना कि प्रोसेस ऑफ फूड जो हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है प्लांट्स में, उसमें एयर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, अब एयर, वही एयर जो हम लोग सांस ले रहे हैं और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और वही एयर जो हम लोग सांस छोड़ रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो वो प्लांट्स के लिए भी जरूरी है उनके फूड प्रिपरेशन के लिए. Which gets from the air is essential. Which gas from the air is essential in the process of food preparation in plants? तो एयर में से कौन सा गैस जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्लांट्स में फूड प्रिपरेशन के लिए? अब हम लोग ये एक्टिविटी की मदद से यहाँ पे समझेंगे. लेट अस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी. तो बच्चों, एक्टिविटी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना. ठीक है, वीडियो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते चलना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना, और ताकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं और अट्रैक्टिव वे में आप तक ऐसे एजुकेशनल वीडियोस ला पाऊंगा. ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे तो उन्हें सपोर्ट मिलेगा, ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सकेगा. ये एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, ताकि आप जब खुद से भी बुक को रीड करो तो आपको भी किसी तरीके की परेशानी ना हो. ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना अगर यहाँ तक बने हुए हो तो. ठीक है, नहीं तो अगर नाश्ता करने का मन कर रहा है तो जो नाश्ता करके आओ, लेकिन वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना. वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया जा रहा है. अब हम लोग वापस आते हैं एक्सपेरिमेंट पे. क्या एक्सपेरिमेंट में कि द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी. टीचर जो है एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करेगा इसको. ठीक है, क्या कह रहा है कि टेक अ पॉटेड ग्रीन प्लांट, एक मिट्टी में ग्रीन प्लांट को लेना है, एंड कीप इट इन द डार्क फॉर 2 to 3 days टू अलाउ इट टू डी स्टार्च. ठीक है, अब इस पौधे को अंधेरे में रखना है पूरा, कम से कम 2 से 3 दिन तक के लिए. क्यों? ताकि वो पूरी तरीके से डी स्टार्च हो सके. ठीक है, लूज एनी स्टोर स्टार्च, उनके पत्तों में जितने भी स्टार्च अगर प्रेजेंट है पहले से भी तो वो भी गायब हो सके. देन लोकेट वन लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, फिर खास करके हमें बस एक पत्ते का जरूरत है यहाँ पे, तो वो कौन सा पत्ता रहेगा उसको हम लोग लोकेट कर लेंगे. Take a wide mouthed bottle and pour some caustic soda, sodium hydroxide, into it. ठीक है, caustic soda absorbs carbon dioxide from the air. अब इस पत्ते में क्या करना है कि उस पत्ते को एक खुले हुए मुंह वाले बोतल में रखना है, और उस बोतल में क्या रहेगा तो कॉस्टिक सोडा, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है, उसमें क्या रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, एटमॉस्फेयर से कहने का मतलब कि लीफ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते रहेगा उसको वो एब्जॉर्ब करते रहेगा. अब ध्यान क्या रखना है इसके रिगार्डिंग में कि कॉस्टिक सोडा इज ए स्ट्रॉन्ग केमिकल दैट कैन कॉज स्किन बर्न्स. कॉस्टिक सोडा जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है जो कि आपके चमड़ी को जला सकता है. ओनली टीचर शुड हैंडल इट. ठीक है, तो अपने टीचर को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने देना. इंसर्ट हाफ ऑफ द डी स्टार्च लीफ इनटू द बॉटल थ्रू अ स्प्लिट कॉर्क. ये तो पत्ते का आधा हिस्सा को उस बॉटल में डाल के रखना रहेगा स्प्लिट कॉर्क की मदद से. लीविंग द अदर हाफ ऑफ द लीफ आउटसाइड. वहीं दूसरा पोर्शन जो है उसे बाहर रखना रहेगा.
एंड प्लेस द बॉटल एज शोन इन फिगर 10.3a। तो इस फिगर के पहला सेटअप में देख सकते हो कि पत्ते को कैसे बॉटल के अंदर, आधा पत्ता जो है वो बॉटल के अंदर है और आधा पत्ता जो है वो बाहर में ही है। अब उस पर जब एडिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा तो जो कि बॉटल के अंदर में था उसमें कलर चेंजेस नहीं होगा, वहीं बॉटल के बाहर में जो था उसमें कलर चेंज देखने को मिलेगा। मतलब बॉटल के अंदर वाला पोर्शन में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ और बॉटल के बाहर वाले पोर्शन में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। वही है कि प्लेस द सेटअप इन सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। अब सेटअप को क्या करना है कि धूप में रखना है कुछ घंटों के लिए। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द अवेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ऑब्जर्व भी करना रहेगा और रिकॉर्ड भी करके रखना है कि पानी की मात्रा कितनी थी, कहाँ थी। सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टेबल 10.3। ये टेबल आप लोगों को पहले से ही बना करके दे दिया गया है बुक में, तो बुक में उस जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उसको रिकॉर्ड करना रहेगा। रिमूव द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च यूजिंग द आयोडीन टेस्ट। अब पत्ते को निकाल करके आयोडीन टेस्ट करना रहेगा। एज वॉज डन इन एक्टिविटी 10.2, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3। तो अब फिगर को देख करके तो अंदाजा लगा लिए हो कि जो पत्ता का पोर्शन बॉटल के अंदर में था उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वही पोर्शन जो कि बॉटल के बाहर में था उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए वो ब्लू ब्लैक कलर उसमें शो दिख रहा है और इसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिख रहा है। फर्दर we noticed that the part of the leaf that was outside the bottle turns blue black। हम लोग यही देखेंगे आयोडीन टेस्ट के बाद कि वो हिस्सा जो कि बॉटल के बाहर में था वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाएगा, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जिससे ये पता चलेगा कि उसमें स्टार्च की मात्रा जो है वो प्रेजेंट है। However, the part of the leaf inside the bottle does not turn blue black in color। वहीं बॉटल का वो हिस्सा जो कि बोतल के अंदर में था, सॉरी लीफ का वो हिस्सा जो कि बॉटल के अंदर में था वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ, इंडिकेटिंग दैट फूड इज नॉट मेड इन दैट पार्ट ऑफ द लीफ। जिससे यह इंडिकेशन मिल रहा है कि लीफ के उस हिस्से में फूड नहीं बना, यानी स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। This is because the caustic soda solution inside the flask absorbs the carbon dioxide present in the air। ऐसा इसलिए कि ये जो कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन बॉटल में प्रेजेंट था वो उसके बॉटल के अंदर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था उसको वो एब्जॉर्ब कर ले रहा था। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शो? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? This experiment shows that carbon dioxide present in the air is essential for plants to prepare starch। और तो इससे यही पता चलता है कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत जरूरी है स्टार्च के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, कौन सा एयर में कौन सा गैस इंपॉर्टेंट है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। बेस्ड ऑन एक्टिविटीज 10.3 एंड 10.4 व्हाट डू यू कंक्लूड? अब दो एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म किए गए 10.3 और 10.4। ठीक है, 10.4 के रिगार्डिंग क्या था? तो ये जो हम लोगों ने पत्ते को हाफ डुबो करके रखा, ठीक है, और 10.4 के रिगार्डिंग क्या था? सॉरी 10.3 के रिगार्डिंग क्या था? तो ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस पे आयोडीन टेस्ट किया गया था दो अलग अलग पौधों पे। तो व्हाट डू वी कंक्लूड? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च? तो अब इन एक्टिविटीज के बेसिस पे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि स्टार्च के फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो बेस्ड ऑन आवर लर्निंग सो फार, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा उसके आधार पे वी हैव फाउंड दैट सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स। ये चारों चीज क्या है? तो फूड प्रिपरेशन के लिए प्लांट्स में एसेंशियल है ही। दिस प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस जिसमें प्लांट जो अपना फूड का प्रिपरेशन कर रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सॉरी, इसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। A leaf is the primary site for photosynthesis। और ये फोटोसिंथेसिस हो का रहा है तो लीफ में, पत्ते के अंदर में। डू अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? ठीक है, तो प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ लीफी ग्रीन हो, और भी बहुत सारे कई हिस्से होते हैं जो ग्रीन होते हैं, तो क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है? तो यस, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट्स के वो हिस्से जो कि हरे हैं, जिनमें क्लोरोफिल की मात्रा प्रेजेंट है, तो वहां पे भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है। So far, we have learned that plants take in carbon dioxide from the air and water। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक कर रहे हैं, कहां से? तो एयर से और फिर वाटर से, एंड यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सनलाइट की मदद से अपने भोजन को तैयार कर रहे हैं, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया कह रहे हैं। बट हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट मोर हैपेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि और क्या होता है इन प्रोसेस के दौरान में? Do plants only take in substances from their surroundings? क्या प्लांट जो है वो अपने आसपास की जगह से ही चीजें ले रहा है
और डू दे ऑल्सो रिलीज समथिंग, या वो कुछ और दे भी रहा है। लेट अस एक्सप्लोर दिस थ्रू एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय बरखा दीदी। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट की मदद से इसको समझेंगे, जो कि बरखा दीदी के द्वारा किया गया है, कि प्लांट जो है अपने आसपास की चीजों से, अपने आसपास के सराउंडिंग से सिर्फ ले रहा है या फिर सराउंडिंग में कुछ दे भी रहा है। ओके, तो एक्टिविटी 10.5 लेट अस एक्सप्लोर। अब इस एक्टिविटी में हम लोग जानेंगे क्या है ये। तो लुक एट फिगर 10.4, कंपेयर द टू सेटअप्स लेबल्ड एज ए एंड बी एंड एनालाइज। ठीक है, तो ये एक सेटअप ए है और सेटअप बी है, नहीं तो इसको एनालाइज करना रहेगा। क्या है सेटअप में? तो इन फिगर 10.4 सेटअप ए इज प्लेस्ड इन सनलाइट एंड सेटअप बी इज प्लेस्ड इन द डार्क। ठीक है, तो सेटअप ए जो है इसे सनलाइट में रखा गया है, वही सेटअप बी को क्या है तो डार्क रूम में रखा गया है, अंधेरे में रखा गया है, सनलाइट का प्रेजेंस नहीं है उसमें। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन दीज टू सेटअप्स? ठीक है, तो दोनों सेटअप्स में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? डू यू ऑब्जर्व एयर बबल्स इमर्जिंग इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इन सेटअप ए? ठीक है, तो ये जो सेटअप ए में है, जो सेटअप ए है, इसमें बबल्स जो है वो ऊपर आते हुए दिखेंगे। ठीक है, पानी में बबल्स का प्रेजेंस जो है वो आसानी से दिख जाता है, हवा का गोल गोल रंग का बुलबुला उठते हुए दिखेगा उसमें, तो वो हमें देखने को मिलेगा सेटअप ए में। The gas produced in this setup causes bubbles to emerge and get accumulated in the inverted test tube। ठीक है, तो ये जो बबल्स उठ रहे हैं ऊपर में, तो जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखा गया उसमें आकर के वो accumulate हो जाएगा, जमा हो जाएगा। Which gas is this? ये कौन सा गैस है? तो ये एक्टिविटी शोइंग द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये जो गैस रिलीज हुआ है ये कौन सा गैस है? तो ऑक्सीजन गैस है, और एयर बबल्स के फॉर्म में वो ऊपर की ओर उठा है और इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में आकर के वो कलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो बीकर सॉरी तो बीकर में पानी भी है, वाटर प्लांट भी है, और एक इन्वर्टेड कोनिकल फ्लास्क में प्लांट को रखा गया है, और उस कोनिकल फ्लास्क के ऊपर में एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखा गया है जिसमें गैस को कलेक्ट किया गया है। कोनिकल फ्लास्क नहीं, उसे फनल कहेंगे, फनल। ऑलराइट, फर्दर, ओ यस आई रिमेंबर, अब मुझे याद है, इन आवर साइंस लैब आई हैव सीन अ सिमिलर सेटअप प्लेस्ड अंडर सनलाइट नियर अ विंडो। ये तो बरका दीदी, शायद ये नहीं है, ये कोई दूसरी बच्ची है, तो ये कुछ याद कर रही है कि इसने अपने साइंस के लैब में एक इसी तरीके का सेटअप देखा है अपने साइंस के लैब में, जो कि खिड़की के पास रखा हुआ है। खिड़की के पास रखा होने का मतलब कि उसे वहां पे सनलाइट मिल रहा है, और इस खिड़की के पास रखने का मतलब कि सनलाइट मिल रहा है उसे। When sufficient gas was accumulated in the inverted test tube, Barkha Didi placed her thumb on the mouth of the test tube while taking the test tube of the setup। ठीक है, तो जब उसमें अनफ मात्रा में गैस कलेक्ट हो गया तो बरका दीदी ने उस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाला और उसको अपने अंगूठे से बंद कर दिया। ठीक है, अपने थंब से उसको बंद कर लिया। She then quickly inserted a lit matchstick into the test tube and the matchstick produced an intense flame। ये फिर उसने तुरंत ही एक जलता हुआ माचिस की तीली उसमें डाला टेस्ट ट्यूब में, और उसमें आग पकड़ लिया। She inferred that the gas in the test tube is rich in oxygen, जिससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि वो जो टेस्ट ट्यूब में गैस है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। It indicates that oxygen is released during the process of photosynthesis। और इससे यही पता चलता है, इससे ये संदेशा मिलता है कि फोटोसिंथेसिस के समय, प्रोसेस के समय में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होता है। It also indicates that photosynthesis occurs in the presence of sunlight। और इससे ये भी पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। Based on बरखा दीदीज एक्सपेरिमेंट, बरखा दीदी के एक्सपेरिमेंट पे आधारित, we can conclude that oxygen is released during photosynthesis। तो बरखा दीदी के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में, प्रोसेस के दौरान में रिलीज होता है, ऑक्सीजन गैस का रिलीज होता है। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने जो पॉइंट रीड किया अभी, वो पॉइंट क्या था? तो रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, रोल ऑफ एयर कहने का मतलब कि एयर से प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को पूरा करने के लिए, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज कर दे रहा है, जिसको हम इंसान, वी एनिमल्स, ठीक है, वी ह्यूमंस यूज फॉर लिविंग, जिसकी वजह से हम जिंदा रह रहे हैं। Alright, the next point which we are going to read is photosynthesis in a nutshell। ठीक है, photosynthesis क्या है वो तो हम लोगों ने जान लिया कि it is the process by which plants produce their food in the presence of sunlight, water, chlorophyll। ठीक है, तो ये क्या है कि photosynthesis है। अब इसको और थोड़ा ब्रीफ में हम लोग यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में और थोड़ा अच्छी तरह से यहाँ पे हम लोग जानेंगे। We know that water, sunlight, carbon dioxide from the air and chlorophyll are necessary to carry out the process of photosynthesis that produces carbohydrates। ये तो हम लोग ये तो जानते हैं कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा से मिल रहा है, और क्लोरोफिल जो है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए, ताकि वो कार्बोहाइड्रेट बना सके, यानी स्टार्च बना सके, यानी प्लांट जो है अपने लिए फूड बना सके। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
फूड इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के दौरान में फूड जो है वो एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट है। This glucose not only serves as an instant source of energy, but also later gets converted into starch for storage. नहीं तो ये जो ग्लूकोज है ये सिर्फ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है प्लांट्स के लिए, बल्कि ये बाद में स्टोर भी हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में, जिसे प्लांट जो है फिर से अपने एनर्जी के लिए यूज करते हैं। द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गिवन बिलो। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसके लिए वर्ड इक्वेशन जो हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम है फोटोसिंथेसिस को शो करने के लिए, इसको भी हम लोग स्टडी कर लें। तो लाइट एनर्जी, सनफ्लावर का प्लांट है ये, ठीक है, सूरजमुखी का, जिसे लाइट एनर्जी की मदद से सनलाइट मिल रहा है। क्लोरोफिल पिगमेंट लीफ में पहले से ही प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर से उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा रहा है, वाटर और मिनरल्स मिल जा रहे हैं उसे सॉइल से, फिर रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज जो है फॉर्म में उसको एनर्जी मिल रहा है, और फूल जो है अच्छे तरीके से खिल पा रहा है। ऑलराइट, नो साइंटिस्ट, अब एक वैज्ञानिक के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये साइंटिस्ट कौन है? मेनी साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो दुनिया भर में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए अपना योगदान दिए हैं। इन इंडिया, भारत में, रुस्तम हॉर्मुज़ी दस्तूर, तो भारत में एक साइंटिस्ट है रुस्तम हॉर्मुज़ी दस्तूर, स्टडीड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने क्या किया है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टडी किया है। He was a plant scientist and served as the head of the botany department at the Royal Institute of Science. नहीं तो ये क्या थे कि प्लांट साइंटिस्ट थे, ये पौधों के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने बॉटनी डिपार्टमेंट में हेड के रूप में भी सर्व किया है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। ठीक है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बॉम्बे में सिचुएटेड है, जिसे अभी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहा जाता है मुंबई, फ्रॉम 1921 टू 1935। ओके, तो समझो कि ये आज़ादी से पहले के समय में अपने भारतीय वैज्ञानिक हैं, ये जो जब अंग्रेजी कोई गुलाम, जब अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक, तो ये जब वैज्ञानिक बन पाए थे तो शायद दूसरे लोग भी बनने की कोशिश करते तो बन भी जाते। हो सकता है कि अंग्रेज हमारे यहाँ भी गुलामी कर रहे होते। फर्दर ही स्टडीड इफेक्ट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने, बॉटनी डिपार्टमेंट में थे, प्लांट के साइंटिस्ट थे, इन्होंने पानी की मात्रा और टेम्परेचर को फोटोसिंथेसिस पे क्या असर पड़ता है उस पर इन्होंने स्टडी किया था। He examined the importance of water, temperature and the color of light in the process of photosynthesis. इन्होंने एग्जामिन किया पानी के इंपॉर्टेंस को, टेम्परेचर को और फिर लाइट के कलर को फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो रुस्तम और मुझी दस्तूर। ओके, तो इनके बारे में हम लोगों ने जाना है इसमें फैसिनेटिंग फैक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू रीड इज हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लीव जो है वो फोटोसिंथेसिस के समय में गैस का एक्सचेंज कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जस्ट बच्चों, alright, so the next point which we are going to read is how do leaves, पौधे जो हैं उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है फोटोसिंथेसिस के समय में। We now know that photosynthesis requires carbon dioxide and oxygen is released in the process. तो अब हम लोग ये तो जान गए हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है इस प्रोसेस के समय में। Which part of the plant helps in the exchange of carbon dioxide and oxygen? लेकिन प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि एक्सचेंज में हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के इंटरचेंज में, एक्सचेंज में। Let us conduct an activity to understand where the exchange of gases takes place. तो हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ये समझने के लिए कि कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो रहा है। ओके, तो एक्टिविटी 10.6 लेट अस एग्जामिन डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है जिसमें हम लोग जानेंगे इस एक्टिविटी की मदद से कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कहाँ पे हो रहा है। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी जो है वो टीचर के द्वारा किया सकता है या फिर तुम अपने से भी कर सकते हो बच्चों, लेकिन अपने से करोगे तो थोड़ा बहुत परेशानी भी आएगा कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अब क्या एक्टिविटी? तो कलेक्ट अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट सच एज रोहियो, मनी प्लांट, अनियन, हिबिस्कस, कोलियस और एनी ग्रास। ठीक है, तो लीफ लेना है ऐसे प्लांट का जैसे वो रोहियो हो, खास करके ऐसे प्लांट का जो चौड़े पत्ती वाला हो। ठीक है, चाहे वो रोहियो हो, मनी प्लांट हो, अनियन हो, प्याज का ही क्यों ना हो, हिबिस्कस हो, कोलियस हो या फिर कोई घास का पत्ता क्यों ना हो। पुट इट इन अ बीकर फिल्ड विथ वाटर। इसे एक बीकर में रख लो जो कि पानी से पूरा भरा हुआ है। केयरफुली पील अ थिन लेयर फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक से, ठीक है, उसमें जब पानी में उसके भरे हुए, जिस पानी में
स्पीकर में रखोगे जो कि पानी से भरा हुआ है, तो उस पत्ते का लोअर लेयर को, नीचे का लेयर को, ठीक है, इस तरीके से रखना है कि वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए, वो पत्ता भी पूरा फूल जाए, ठीक है। फिर उसके लोअर लेयर को उसमें से निकाल लेना रहेगा। प्लेस द पील इन अ वॉच ग्लास विथ वाटर। अब वो जो छिलका तुम निकालोगे लोअर लेयर, उसको एक वॉच ग्लास में रखना रहेगा, केमिस्ट्री के लैब में मिल जाएगा तुमको, जिसमें पानी है पहले से। नाउ टेक अ माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड केयरफुली पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। अब एक माइक्रोस्कोप का स्लाइड लेना रहेगा, ठीक है, और उस पर एक पानी की बूंद डालनी रहेगी। यूजिंग फोर्सेप्स ट्रांसफर द पील ऑफ द लीफ फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। ठीक है, फोर्सेप्स मतलब समझ लो कि केमिस्ट्री लैब में जो चिमटा का इस्तेमाल होता है, चिमटा होता है, तो उस चिमटे की मदद से पील के जो लीफ का जो छिलका था, जो हम लोगों ने लोअर पोर्शन ऑफ द लीफ निकाला था, उसको वॉच ग्लास पे रख देना रहेगा स्लाइड पे फोर्सेप्स की मदद से। पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द लीफ पिल विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। अब उस पत्ते का जो छिलका है उस पर इंक की कुछ बूंदे डालना रहेगा ड्रॉपर की मदद से। कवर द पील विथ अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब दूसरे कवर स्लिप की मदद से उसको कवर कर देना रहेगा और एक माइक्रोस्कोप के अंदर में उसको ऑब्जर्व करना रहेगा। तो अब जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखेगा वो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, राइट। डू यू नोटिस टाइनी पोर्स ऑन द पील एज शोन इन फिगर 10.6। ठीक है, तो ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। दीज आर द टाइनी पोर्स विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स, जो कि पत्तों में प्रेजेंट होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। इन्हीं पोर्स को स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इन्हीं स्टोमाटा की मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपने अंदर ले रहा है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को दे रहा है। सो दीज आर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज द वे थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर टेकिंग प्लेस। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने जाना कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। अब हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का यानी आना जाना। ठीक है, आना जाना जो है, अब किस किस चीज का आना जाना होगा पौधों में, तो वो हो जाएगा वाटर्स का और मिनरल्स का। ठीक है, फिर जो पत्तों में जो फूड प्रिपेयर हुआ वो भी प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में भेजना होता है। तो इन्हीं सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स में कैसे होता है, तो इसको अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट से। क्या हमारा पहला पॉइंट, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, पानी का और जो खनिज पदार्थ है उनका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है। तो ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू ग्रो। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको पानी की जरूरत है बढ़ने के लिए। प्लांट्स यूज वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है वो वाटर का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय में। वाटर अलोंग विथ मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। कि पानी मिनरल्स के साथ में जो सॉइल में प्रेजेंट है इज टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ अ प्लांट। तो वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स हैं वो जो सॉइल में प्रेजेंट है वो रूट्स के द्वारा ऊपर की ओर लिया जा रहा है। मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मिनरल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए कहा जा रहा है बच्चों, ये ध्यान रखना, फूड प्रिपरेशन के लिए नहीं। फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, क्या फूड प्रिपरेशन के लिए जो उसके ग्रोथ में तो रहेगा ही जरूरी, लेकिन मिनरल्स भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, सिर्फ फूड प्रिपरेशन, ग्रोथ के लिए, पर्टिकुलरली ग्रोथ के लिए। हाउ डू वाटर एंड मिनरल्स टेक अप बाय द रूट्स मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो अब जो रूट्स के द्वारा जो वाटर और मिनरल्स ऊपर की ओर उठाया जा रहा है प्लांट्स में, वो कैसे प्लांट के दूसरे पार्ट्स पे पहुंच जा रहा है। वी कैन स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बाय कैरिंग आउट एन एक्टिविटी। हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट को प्लांट्स में स्टडी कर सकते हैं एक एक्टिविटी की मदद से। फॉर दिस एक्टिविटी वी रिक्वायर 2 ग्लास टम्बलर्स। इस एक्टिविटी के लिए हमें 2 ग्लास के शीशे के टम्बलर्स की जरूरत पड़ेगी। सम वाटर, कुछ पानी की, रेड इंक एंड ट्विग्स ऑफ 2 सिमिलर टेंडर प्लांट्स। ठीक है, और 2 नरम से पौधे के टहनियों के। ठीक है, ट्विग्स कहने का मतलब कि टहनियों के। प्रिफरेबली विथ वाइट कलर्ड फ्लावर्स, और खास करके वैसे ट्विग्स रहे जिसमें सफेद रंग के फूल उगते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट सदाबहार बाल्सम। देखिए कि एक व्हाइट कलर फ्लावर है, व्हाइट सदाबहार बाल्सम। 10.7 फिगर 10.7। ठीक है, तो ये फिगर 10.7 में हम लोग यहाँ पे अब इसको एक्टिविटी की मदद से समझेंगे कि कैसे वाटर्स का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। नहीं तो लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो अब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। क्या है, तो टेक 2 टम्बलर्स एंड लेबल देम ए एंड बी।
दो टम्बलर ले लेना है, उसमें फिर एक को ए लेबल करना है, दूसरे को बी लेबल करना है। फिल 1/3 ऑफ ईच टम्बलर विथ वाटर, दोनों टम्बलर के 1/3 को भर देना रहेगा पानी से। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू टम्बलर बी, ठीक है, तो वहीं टम्बलर ए को तो पानी से भरना है, सिर्फ टम्बलर बी में जो पानी भरा गया उसमें रेड इंक की भी कुछ मात्रा मिलानी रहेगी। ऑब्लिकली कट द स्टेम्स ऑफ बोथ प्लांट्स एट देयर बेस, ठीक है, ऑब्लिकली कहने का मतलब कि तिरछा, मान लो कि ये प्लांट है तो इसको तिरछा काटना रहेगा, ठीक है, ये ना कि इस तरीके से, ठीक है, अंतर समझना है, कैसा काटना है तो तिरछा काटना रहेगा, ठीक है, ऑब्लिकली कट करना रहेगा। while keeping them inside the water and immediately place one plant in each tumbler, ठीक है, अब कट करने के बाद उन दोनों को और इस तरीके से काटना है कि वो पानी के अंदर ही रहें, ठीक है, जब भी उसको कट किया जाएगा तो पानी के अंदर ही रहें, और उसको दोनों को उन टम्बलर्स में डाल देना रहेगा इन फिगर 10.7 ए और बी में जैसे मेंशन किया गया है। अंदर क्या है तो ए वाले में सिर्फ पानी है, अब बी वाले में रेड इंक भी है। ऑब्जर्व दिस प्लांट्स द नेक्स्ट डे, अब फिर ऑब्जर्व करना रहेगा अगले दिन, ठीक है, तो क्या है यहाँ डायग्राम में देख सकते हो सिंपली सा कि जिसमें सिर्फ पानी था उसमें तो कोई चीज नहीं है, वहीं जिसमें रेड इंक था तो उसमें प्लांट जो है वो भी रेड कलर का हो गया है, ठीक है, प्लांट का भी कलर क्या हो गया है तो रेड कलर का हो गया है। ओके, यू कैन सी हियर। व्हाट डू यू नोटिस, तुम्हें क्या देखने को मिलेगा तो कंपेयर द प्लांट स्टेम्स प्लेस्ड इन द टम्बलर्स, तो जो टम्बलर्स में प्लांट के जो स्टेम्स है उसको कंपेयर करना रहेगा। डू यू ऑब्जर्व रेड कलर इन द स्टेम, क्या तुमको स्टेम में भी रेड कलर जो वो देखने को मिल रहा है। लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम टम्बलर बी, ठीक है, तो टम्बलर बी के फूलों में, पत्तों में, स्टेम्स में लाल रंग क्या देखने को मिलेगा, यस देखने को मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो ऐसा देखने को मिलेगा। फिगर 10.c एंड फिगर 10.2 डी शो द प्लांट्स आफ्टर वन डे, ठीक है, तो ये जो सी और डी जो है ये एक दिन के बाद का फिगर है। कंपेयर द प्लांट इन फिगर 10.7c विथ दैट इन फिगर 10.7d, ठीक है, अब इन दोनों फिगर प्लांट्स को कंपेयर करेंगे जो सी और डी में है, क्या है तो रेड कलर इज विजिबल इन द स्टेम, स्टेम में जो है वो लाल रंग दिखेगा हमें। लीव्स एंड द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट इन फिगर 10.7d, ठीक है, तो 10.7d के जो लीव्स है, स्टेम है, फ्लावर्स है, फिर फिगर जो है फिर फ्लावर्स है तो उसमें क्या है कि रेड कलर देखने को मिलेगा जो कि रेड कलर्ड वाटर में रखा गया था। हाउ डिड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्वायर दिस रेड कलर, प्लांट का अलग अलग पार्ट जो है वो रेड कलर्स में कैसे पहुंचा, तो उसको पहुंचने के लिए प्लांट के में एक रास्ता था, ठीक है, तो वो रास्ता क्या था जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोएम। ओके, तो हम लोग इसको अब देखते हैं। कट द स्टेम फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, अब स्टेम को ऊपर वाले हिस्से से कट कर देना रहेगा। दैट इज नॉट इमर्स्ड इन द रेड कलर्ड वाटर, जो कि उस पानी में नहीं डुबा करके रखा गया था, ठीक है, कुछ हिस्सा तो पानी में डुबा के रखा गया था लेकिन कुछ हिस्सा तो बहुत सारा हिस्सा जो बाहर भी था, तो इस बार बाहर वाले हिस्से से उसको कट करना रहेगा। ऑब्जर्व द कट स्टेम यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उस कट स्टेम को ऑब्जर्व करना रहेगा, ध्यान देना रहेगा, ठीक है, तो ये कट किया गया यहाँ से और ध्यान दोगे तो तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा उसमें। डू यू स्पॉट द रेड कलर इन द स्टेम, क्या तुमको उस स्टेम में रेड कलर देखने को मिला। फिगर 10.7e इन लास्ट व्यू ऑफ कट एंड ऑफ द ट्यूब, ठीक है, वो जो टहनी का जो कट किया गया है तो उसमें रेड कलर भी देखने को मिलेगा। हाउ डज द रेड कलर इंक मूव अपवर्ड्स, ये जो लाल रंग का इंक है ये ऊपर की ओर कैसे मूव कर गया। दिस इज ड्यू टू द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द जाइलम, तो ये जो है ये जाइलम की प्रेजेंट होने की वजह से जो कि पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे जाइलम कहा जाता है। ये जो यानी जो सॉइल से वाटर और मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचते हैं तो वो जाइलम की मदद से। प्रेजेंट इन द स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स, अब ये जो जाइलम है प्लांट के स्टेम में, ब्रांच में और लीव्स में प्रेजेंट होता है जो कि उस तक मिनरल्स और वाटर्स को पहुंचाता है। जस्ट लाइक रेड इंक, मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन द वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम थ्रू द जाइलम, ठीक है, तो रेड इंक की तरह ही जो कि पानी में मिनरल्स डिसॉल्व हैं तो वो भी ऊपर की ओर प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच गए हैं जाइलम की मदद से। Now we know that water and minerals are transported to the leaves and other parts of the plant through the xylem। अब हम लोगों ने ये जाना कि वाटर और मिनरल्स ये एक टर्म आ गया है बच्चों, ठीक है, इसको जीके के टर्म से भी याद रखना है, साइंस तो पढ़ ही रहे हो, इसको जीके के टर्म से भी याद रखना है कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किसके थ्रू होता है तो वो होता है जाइलम के थ्रू। तो वही हम लोगों ने जाना कि वाटर और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीव्स में और फिर प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में जाइलम के रास्ते से। The water transported through the xylem is used to perform various functions। अब ये जो वाटर जाइलम के थ्रू जो अलग अलग जगह पे पहुंचा वो बहुत सारे काम में भी इस्तेमाल आता है। How does food get transported to other parts of the plant?
तो वहीं जो वाटर और मिनरल्स जो है जाइलम के रास्ते अलग अलग जगह पे पहुंच जा रहे हैं, तो फूड जो है वो कैसे पहुंच रहा है, फूड जो कि लीफ में, ठीक है, पत्तों में जो भी फूड प्रिपेयर हुआ है प्लांट के पत्तों में, वो प्लांट्स के अलग अलग जगह पे कैसे पहुंच रहा है। तो वही हम लोग अगले पॉइंट में अब जानेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या जाना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। वी नो दैट लीव्स आर द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। हम लोग ये तो जानते हैं कि लीव जो है, पत्ते जो है, वो प्राइमरी साइट है फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन द प्लांट्स। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब लीव्स में जो फूड प्रिपेयर हो रहा है, जो उनका भोजन तैयार हो रहा है, जो पत्तों के लिए खाना तैयार हो रहा है, वो प्लांट्स के भी अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रहा है। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अनदर सेट ऑफ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द फ्लोएम। अब ये फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दूसरे सेट है थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, तो फिगर 10.8 में, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम, जाइलम की मदद से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम की मदद से। The transported food may also be stored in some other parts of a plant such as seeds and roots। अभी जो फूड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो प्लांट के कुछ और हिस्सों में भी जाकर के स्टोर हो सकता है, जैसे कि उसके सीड्स में या फिर रूट्स में। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने जाना कि वाटर और मिनरल्स वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं जाइलम के रास्ते से। ठीक है, वहीं फूड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है फ्लोएम के रास्ते से। अब हमारा अगला पॉइंट है, डू प्लांट्स रिस्पायर। क्या प्लांट जो है वो भी सांस लेते हैं, मतलब सांस लेना इंसानों की तरह कि अगर सांस लेते हैं तो क्या उनमें भी एनर्जी रिलीज होता है। तो उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डू प्लांट्स रिस्पायर, क्या प्लांट जो है वो रिस्पायर करते हैं। इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, ग्रेड सिक्स के साइंस टेक्स्ट बुक में क्यूरियोसिटी में चैप्टर लिविंग क्रीचर्स, तो क्लास 6 के साइंस बुक में हम लोगों ने पढ़ा है, एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स यू लर्न दैट ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर, कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो सांस लेते हैं। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर लाइक वी डू, क्या पौधे जो है वो भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं, कि हम जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो अंदर जाकर के हमें एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रहा है। तो उसी तरीके से, तो काइंड ऑफ उसी तरीके से होता है। अभी तो उसको हम लोग एक्टिविटी की मदद से समझेंगे। लेट अस फाइंड आउट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी को हम लोग फाइंड आउट करना करेंगे। सोक सम मूंग बीन सीड्स इन वाटर ओवरनाइट। ठीक है, मूंग दाल जो होता है, तो उसके बीज को कुछ समय के लिए रात को भिगो के रखना रहेगा। पुट अ लेयर ऑफ कॉटन इन अ कोनिकल फ्लास्क। एक कॉटन का एक लेयर में कोनिकल फ्लास्क लेना रहेगा, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो कोनिकल फ्लास्क है, उसके बॉटम में, नीचे में कॉटन का एक लेयर लगा देना रहेगा। एंड मॉइस्चर द कॉटन विथ वाटर टू कीप इट वेट। ठीक है, और फिर उस कॉटन को गीला करके भी रखना रहेगा पानी पे से, ताकि वो उसमें नमी बरकरार रहे। प्लेस द सोक्ड सीड्स ओवर द वेट कॉटन इन अ कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, वो जो भीगे हुए बीज थे उसको उस कोनिकल फ्लास्क में गर्म वेट कॉटन, गीले कॉटन के ऊपर भिगा के रख देना रहेगा। कवर द माउथ ऑफ द कोनिकल फ्लास्क विद अ कॉर्क हैविंग 2 होल्स। ठीक है, फिर वो जो माउथ कोनिकल फ्लास्क है उसके माउथ को कवर कर देना रहेगा एक कॉर्क की मदद से, जिसमें 2 छेद बने रहेंगे, 2 होल्स रहेंगे। फिट 2 ट्यूब्स ए एंड बी थ्रू द 2 होल्स ऑन द कॉर्क। 2 ट्यूब रखना रहेगा उसमें, ए और बी, उस कॉर्क में डाल देना रहेगा, एज शोन इन फिगर 10.9। ठीक है, तो ये फिगर में जैसे देख सकते हो कि ट्यूब ए है और ट्यूब बी है। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 24 आवर्स इन द डार्क, और उसे अनडिस्टर्ब, बिना तंग किए हुए 24 घंटे के लिए अंधेरे में रख देना रहेगा। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड फिल देम विथ लाइम वाटर। फिर 2 टेस्ट ट्यूब लेने रहेंगे और उसमें लाइम वाटर भर देना है। ये सेटअप में देख सकते हो कि 2 टेस्ट ट्यूब हैं और दोनों में क्या है, तो लाइम वाटर है। कवर द माउथ ऑफ 1 टेस्ट ट्यूब विथ अ कॉर्क हैविंग 1 होल इन इट। ठीक है, उसमें से एक टेस्ट ट्यूब को एक कॉर्क से कवर कर देना रहेगा, जिसमें एक छेद रहेगा। डिप 1 ग्लास ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब थ्रू अ होल इन द कॉर्क। अब उस टेस्ट ट्यूब में जो कॉर्क में होल है उसमें एक ग्लास ट्यूब डाल देना रहेगा। कनेक्ट द फ्लास्क एंड द टेस्ट ट्यूब विद रबर पाइप एज शोन इन फिगर 10.9। ठीक है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब बी था, ट्यूब बी जो था कोनिकल फ्लास्क में, उस ट्यूब बी को टेस्ट ट्यूब एक, जिस टेस्ट ट्यूब में छेद किया गया है जिसमें कॉर्क लगाया गया है, तो उससे उसको कनेक्ट कर देना रहेगा। और दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है, तो लाइम वाटर रखे गए हैं। नाउ कंपेयर बोथ द टेस्ट ट्यूब्स फॉर एनी चेंजेस इन कलर। अब दोनों टेस्ट ट्यूब्स को कंपेयर करना रहेगा कि उनके कलर में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं।
डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, क्या जो लाइम वाटर है वो मिल्की में टर्न हो जा रहा है दोनों टेस्ट ट्यूब में। वाई डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन द टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू द फ्लास्क, नहीं तो वो जो फ्लास्क से जो कनेक्टेड रहा टेस्ट ट्यूब उसमें लाइम वाटर मिल्की कलर क्यों हो गया। The lime water turns milky due to the presence of more carbon dioxide in the flask। ठीक है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब में जिसमें फ्लास्क से जो कनेक्टेड है वो मिल्की कलर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट थी। ये फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट थी। बट वेयर डज दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से। एज वी नो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेचुरली प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन द एयर। तो हम इतना तो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बहुत कम मात्रा में ही प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट है। In the flask, additional carbon dioxide is produced by the seeds as they respire। फ्लास्क में जो और भी जो अलग मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोड्यूस हुआ वो सीड्स की मदद से जैसे उन्होंने रेस्पायर किया। ठीक है, रेस्पायर करने का मतलब कि सीड्स जो हैं वो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, तो वो भी अभी बढ़ ही रहे हैं और हरे रंग के भी हैं। ठीक है, तो एयर में एयर से ये लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहे हैं और यहाँ से ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिलीज भी कर रहे हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के समय में क्या है कि ग्लूकोज जो है वो टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। द वर्ड इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एज फॉलोज। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। तो ये वर्ड इक्वेशन हो गया रेस्पिरेशन के लिए, प्रोसेस रेस्पिरेशन के लिए। The energy produced during respiration is used by plants for their growth and development। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पिरेशन के समय में, इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स के द्वारा ताकि वो बढ़ सके उनके ग्रोथ के लिए और फिर डेवलपमेंट के लिए। ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ग्रीन और नॉन ग्रीन कैरी आउट रेस्पिरेशन। ये प्लांट्स के सारे पार्ट्स चाहे वो ग्रीन हो या फिर नॉन ग्रीन हो वो रेस्पिरेशन करते हैं। ये रेस्पिरेशन करने का मतलब कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, भले ही कमी मात्रा में हो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। 10 plants have different mechanisms for synthesizing, transporting and utilizing food to get energy। ये तो इसीलिए प्लांट्स का जो है एनिमल्स के कंपैरिजन में अलग तरीके का मैकेनिज्म है फूड को सिंथेसाइज करने का, ट्रांसपोर्ट करने का और यूटिलाइज करने का, ताकि वो एनर्जी को ले सके। ऑलराइट सर बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब नेक्स्ट में हम लोगों ने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स चाहे फिर एनिमल्स हो, उनको फूड की जरूरत है ताकि वो बढ़ सके, ताकि उनको एनर्जी मिल सके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ताकि वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सके। दिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, अभी हम लोग लेटेस्ट जो पढ़ा ये क्या था, रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग था। ये कार्बन डाइऑक्साइड लिटिल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा लेकिन होगा। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये रिलीज होता है क्या, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये प्रोसेस जो है सिंथेसिस का, फूड का जो सिंथेसिस का प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। लीव्स यानी पौधे जो है वो प्लांट का फूड फैक्ट्री कहलाता है हमारा। टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ के सरफेस पे जो छोटे छोटे छेद हैं उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो ये जो स्टोमेटा की मदद से, स्टोमेटा के रास्ते से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के समय में। द जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को रूट्स से ट्रांसपोर्ट करता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। वाइल फ्लोएम कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वही फ्लोएम जो है वो फूड को लीव्स से प्लांट्स के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। प्लांट्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। प्लांट्स में भी जो ग्लूकोज और कार्बन ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, तो प्लांट जो है वो भी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस की मदद से। दे यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस प्रोसेस। और इसके लिए भी ये लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द कंप्लीट एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कशन। तो इस चैप्टर का नाम क्या था, तो लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। ओके बच्चों, सो इट इज द 10th चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 साइंस बुक। और वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो थैंक यू फॉर दैट। वीडियो को
आप लोगों ने जहाँ तक बनने हुए कारण यही है ताकि आप उसको समझ भी पाए होगे। किसी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो आप वेबसाइट पे जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हो। दैट सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, और सारे बच्चों के लिए, जरूरी नहीं कि उन्हीं बच्चों के लिए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के, वेबसाइट के कमेंट आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने सवाल को पूछ सकते हो। ठीक है, आपको समय जब रहेगा तो उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप साइंस और मैथ का ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से आप संपर्क कर सकते हो। ये जेके ऑनलाइन क्लासेस से आप संपर्क कर सकते हो। उसका मोड मैंने बता ही दिया आपको कि वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो। बट ये सर्विसेज क्या है, तो पेड है, और ये सर्विसेज पेड रहेंगे। सॉरी बच्चों, वंस अगेन, ये सर्विस क्या रहेंगे, तो पेड रहेंगे। ओके, तो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो किया अभी वो है चैप्टर 10, लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में लाइफ प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं। ऑल राइट, तो जाने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर बच्चों तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ऐसा निर्दयी नहीं बनना। ओके, तो जिनको आता है उनको रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। तब तक के लिए थैंक यू।